हेलो एवरीवन। तो मैं कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन यूज़ करने की सोचता हूँ और यूज़ डिफाइंड फंक्शन को यूज़ करने की सोच रहा हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ। मेरे पास एक में फंक्शन है वॉइड मेन, ठीक है? ये वॉइड मेन फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ हाई को। तो अगर मैंने केवल इतना सा प्रोग्राम बनाया और मैंने आपसे पूछा कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है नहीं, तो ध्यान से देखिए, शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से होगी और मेन किसको कॉल करेगा? हाई को कॉल करेगा। कहीं आपको हाई दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है तो हाई में एरर आ जाएगी। वो कहेगा भैया ये जिसको आप कॉल कर रहे हो वो तो है ही नहीं, ठीक है? तो हमें ये फंक्शन में एरर है, ठीक है? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर इस एरर को हटाना चाहते हैं तो हमें हाई फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हम लोग अगर ऐसा बनाएं वॉइड हाई, ठीक है? हालांकि उसको मैंने एम्प्टी रखा है, ठीक है? चल जाएगा। तो ये मेरा हाई फंक्शन है। तो अब कोई एरर नहीं है क्योंकि शुरुआत मेन से होगी, मेन हाई को कॉल करेगा, ये हाई मिल गया उसको तो हाई पर चला जाएगा, हाई को खत्म करेंगे और ये आ गए। तो ये तो है कॉलिंग और ये है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन हमने बनाई है, ये बॉडी हमने डिजाइन की है, इसमें क्या लाइन आएगी ये भी हम लोग डिसाइड करने वाले होंगे। तो ये जो फंक्शन है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। तो ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है? और ये उसकी डेफिनेशन है और वो उसकी कॉलिंग है, ठीक है? नाउ अगर मैं सेम प्रोग्राम को प्री डिफाइन के साथ में देखना चाहूँ तो कैसा होगा, वो बिहेवियर कैसा रहेगा? तो अगेन हम लोग लिखेंगे वॉइड मेन। अब मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ प्रिंट फंक्शन को, प्रिंट एफ, और मैंने लिखा, सपोज करो मैंने लिखा हाय, ओके फ्रेंड। तो यहाँ पर एक एरर आएगी, ये कहेगा कि आप मेन जिसको कॉलिंग कर रहा है वो फंक्शन कहाँ है भाई, है ना? तो आप या तो प्रिंटफ बना लीजिए, तो अगर आप बनाएंगे तो आपका फंक्शन हो जाएगा। हाँ, आप कहते हो सर मुझे प्रिंटफ बनाने की जरूरत नहीं है, प्रिंटफ ऑलरेडी बना बनाया है। तो अगर बना बनाया है तो उसकी डेफिनेशन को लाना पड़ेगा यहाँ पर, नहीं तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। जिस तरह से हमने हाई की डेफिनेशन को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है, उसी तरह से हमें यहाँ पर जो प्रिंटफ की कॉलिंग कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन को हमें देनी पड़ेगी, मतलब प्रिंटफ फंक्शन मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखते हैं? प्रिंटफ तो बहुत बड़ा है, बहुत टेक्निकल भी है, फंक्शन आप लोग लिख नहीं सकते। तो ये एक हेडर फाइल पड़ा है, आप उस हेडर फाइल को कॉल कर लीजिए, उसको हेडर फाइल को बुला लीजिए ना। तो हेडर फाइल को अगर मैं जोड़ दूं, ठीक है, जिसमें ये फंक्शन लिखा हुआ है उसको जोड़ दूं, तो भी मेरा काम हो जाएगा, तभी भी प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि प्रिंटफ फंक्शन किस में लिखा हुआ है? एक फाइल में लिखा हुआ है, ठीक है, stdio.h में लिखा गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हमें इसको चलाना है, इसको रन करना है, तो जाहिर-सी बात है कि इस प्रिंटफ की डेफिनेशन इस फाइल में है, तो फाइल को हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, प्रोग्राम में जोड़ देंगे। तो सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स ये होता है कि जो भी फाइल आपको जोड़नी है, उसके दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट लगाएंगे और आगे लिखेंगे #include। क्या लिख देंगे? इंक्लूड। ये एक दोस्तों कमांड है, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टेटमेंट और कमांड में बहुत से फर्क होते हैं फ्रेंड। स्टेटमेंट वो हैं जो कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे कंप्यूटर को, जिसके भी आप कंप्यूटर कुछ काम करते हैं। ये जस्ट एक कमांड है जिसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये कंपाइलर के लिए है। कंपाइलर क्या करेगा? इस फंक्शन की जो हमें प्रिंटफ चाहिए, उसकी जो भी जानकारी अवेलेबल इस फाइल में, उस फाइल के अंदर से वो ले आएगा, ठीक है? तो ये एक कमांड है, ना कि एक फंक्शन है, ना कि एक स्टेटमेंट है। इसीलिए इसके पीछे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाते, क्योंकि ये हमारा कोर इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोर हमारा, आप समझ लीजिए कोर स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है ना, ये जस्ट एक कमांड है और एक कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है? ये हमारा जो रनिंग में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर के लिए काम की चीज़ है। ताकि कंपाइलर क्या करेगा? कंपाइलर इस फाइल में से जो भी जानकारी है वो पूरी जानकारी यहाँ पर लेके आ जाएगा और पूरी लेने के बाद में हमें प्रिंटफ की जो भी जानकारी चाहिए वो सब कुछ प्रोवाइड करवा देगा। हमें प्रिंटफ को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिंटफ क्या है? प्री डिफाइंड। तो ये हमारे पास में है इसका इंक्लूड करने का तरीका, इस हेडर फाइल को जोड़ने का तरीका, और ये लाइन आपको हमेशा प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही लिखनी होती है, देन हमें इसको यूज करना होता है। तो प्रिंटफ मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन को यूज करने का ये तरीका होगा और यूजर डिफाइंड को यूज करने का ये तरीका होगा। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें मैं दोनों को यूज कर रहा हूँ, ओके फ्रेंड? तो देख लेते कि वो कैसा होगा। तो क्या मिक्स करके हम लोग देख सकते हैं कि क्या बनेगा, ठीक है? तो फ्रेंड ये रहा मेरा वॉइड मेन, जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है, ओके? और ये मेरा मेन की डेफिनेशन है, और मैं वो आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि हम लोग इंटरव्यू में पूछने वाले हैं, या फिर जो आप आम कंपनी आपसे पूछेगी। वॉइड हेलो, ठीक है फ्रेंड? अब शुरुआत कहाँ से होगी? मेन से होगी, और मेन पर खत्म हो जाएगा, ये चलेगा नहीं। इसको चलाना है तो इसकी कॉल हम लोग कर लेते हैं, ये होगी कॉलिंग। नाउ
अब प्रोग्राम की रनिंग यहाँ से होगी मेन पर जाएगा और सॉरी मेन से शुरू होगा और हेलो पर जाएगा और हेलो से ये उठकर कहाँ चला जाएगा, हेलो की डेफिनेशन पर। तो आप देख रहे हैं कि हेलो की किस जानकारी जो है, हेलो की जो बॉडी है, जो उसकी डिफाइन है, ये हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ओके, फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा प्रिंट एफ फंक्शन। तो मेन किसको कॉल कर रहा है, हेलो को, और हेलो किसको कॉल कर रहा है, प्रिंट एफ को। अब जाहिर सी बात है, तो हमें प्रिंट एफ की डेफिनेशन चाहिए होगी। अब डेफिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, एक फाइल में लिखी उस फाइल को ले आऊं मैं, यही तो हमें एडवांटेज मिलता है प्री डिफाइन का। तो कैसे लेके आएंगे, तो लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर एंगुलर ब्रैकेट आएंगे और उस फाइल का नाम लिख देंगे जिसमें इसकी इंफॉर्मेशन है प्रिंट एफ की, जिसका नाम है stdio। तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड, इसमें हमको दोनों ही चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें यूज डिफाइन भी है और प्री डिफाइन फंक्शन का भी यूज। अब मैं चाहूँ तो सीधा प्रिंट एफ यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, इट्स नॉट ए बिग इश्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो, है ना फ्रेंड, मैं लिखता हूँ प्रिंट एफ हेलो। तो आप ध्यान से देखेंगे कि मैंने पूरे प्रोग्राम में 2 बार प्रिंट एफ यूज किया है। मेन भी प्रिंट एफ को कॉल कर रहा है और हेलो भी प्रिंट एफ को कॉल कर रहा है। ओके, और ये हेलो की कॉलिंग है। तो अगर फ्रेंड हेलो भी प्रिंट एफ को बुला रहा है और मेन भी प्रिंट एफ को कॉल कर रहा है, तो हमें इस लाइन को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक बार लिखा वो पूरा प्रिंट एफ आ गया। अब इसको हम लोग जितनी बार चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कि सर अगर मैंने प्रिंट एफ को 3 या 4 बार यूज किया है तो क्या हमें 4 से 5 बार जोड़ना पड़ेगा? नहीं, जोड़ते एक बार है। अगर वो चीज आ गई है, उसको कॉल कितनी बार भी किया जा सकता है, लेकिन उसको यूज करने से पहले एक बार उस प्रोग्राम को या उस फाइल को आप लोग अटैच कर ले या इंक्लूड कर ले प्रोग्राम के अंदर, ताकि कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके बाद में आप जितनी चाहे, जहां पर चाहे आप इसको कॉल कर सकते हैं, चाहे तो प्रिंट एफ के अंदर करें, सॉरी मतलब चाहे तो हेलो में करें, चाहे मेन में करें, उससे कोई इश्यू नहीं आता। तो ये तो था फ्रेंड हमारे पास में फंक्शन के टाइप्स के बारे में छोटा सा एक रूल। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जो कि 99% कंपनी के इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन ये है कि मेन कैसा फंक्शन है। ओके, मतलब मेन किस तरह का फंक्शन है, प्री डिफाइंड या यूज डिफाइंड। तो आप लोग अगर सोच रहे हैं तो एक बार गैस कर लीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर और सही आंसर मैच होता है कि नहीं होता। तो हम बात करेंगे कि मेन आखिर कैसा फंक्शन है। तो जब ये क्वेश्चन मैं काफ़ी जब स्टूडेंट से पूछता हूँ, जब इसका मुझे मेरा रिप्लाई मिलता है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आपने भी शायद वही सोचा होगा आंसर। सब लोग एक ही चीज़ कहते हैं, 99% स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है? मैं जब उनसे पूछता हूँ ऐसा क्यों है, प्री डिफाइंड फंक्शन मेन को प्री डिफाइंड क्यों कहते हैं हम लोग? तो कहते हैं सर मेन तो खुद ब खुद चल जाता है ना? जब प्रोग्राम शुरू होता है तो मेन चल जाता है। तो मैं बताइए, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने क्या सोचा? प्री डिफाइंड सोचा है? पर ये गलत है। चलने के बेसिस पर कोई भी फंक्शन प्री डिफाइंड या यूज डिफाइंड नहीं होता। पहली चीज़ तो आप ये ध्यान रखें। अगर आपने सोचा होगा कि मेन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलता है ना? हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो किसने कह दिया या फिर आपको किसने समझा दिया कि फंक्शन के चलने के बेसिस पर ये प्री डिफाइंड यूज डिफाइंड होते हैं? नहीं ना। प्री डिफाइंड है या यूज डिफाइंड है, उसके लिए केवल एक ही पैरामीटर है, एक ही चीज़ है जिसको हम लोग देखकर बता सकते हैं ये प्री डिफाइंड यूज डिफाइंड है। वो है इसका स्कोप। क्या है? स्कोप या डेफिनिशन। तो हेलो की ये जो दिख रहा है आपको ब्रैकेट्स, ये जो इसको कर्ली ब्रेसेस दिख रहे हैं, ये इसका स्कोप है। और ये स्कोप दिख रहा है मुझे और ये मैंने बनाया है ना? मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ, इसकी मैं कौन सी लाइन आएगी ये मैं तय कर रहा हूँ, पहले से तय नहीं है। तो ये क्या है? ये एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहलाएगा। चले या ना चले इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड। चलने के बेसिस पे कोई भी हम लोग नहीं कह सकते कि फंक्शन यूज़र डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है। बस उसकी बॉडी देखकर हम लोग कहेंगे। अब मुझे बताइए, क्या आपको मेन का स्कोप दिख रहा है क्या? दिख रहा है। मेन में कौन सी लाइन आएगी ये पहले से तय करेंगे या फिर हम लोग डिसाइड करते हैं? या फिर कहते हैं नहीं मेन में तो ये लाइन्स आ सकती है और ये लाइन नहीं आएगी, पहले लाइन ये आएगी, दूसरी लाइन ये आएगी। क्या ऐसा कोई रूल होता है? नहीं ना। तो आपने देखा कि इसकी जो बॉडी है मेन की, वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ या आप डिसाइड करेंगे। ओके, तो मेन में कौन सा स्टेटमेंट आएगा, वो कौन सा स्टेटमेंट किसके ऊपर आएगा, कौन बाद में आएगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो इसकी बेसिस पे मेन भी क्या हुआ, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन हुआ। अगर आपने सोचा कि मेन प्री डिफाइंड है और उसका लॉजिक आपने क्या सोचा होगा कि भाई मेन तो ऑटोमेटिक चलता है, तो चलने की बेसिस पर नहीं बता सकते हैं कि वो यूजर डिफाइंड है या प्री डिफाइंड है। तो अगर आपको बताना है कि ये प्री डिफाइंड है या यूजर डिफाइंड, तो आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर मैंने बताया था, वो है स्कोप, देकर आप लोग बता सकते हैं। इसीलिए कंपनी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि 99% प्रोग्रामर ये समझते हैं कि मेन एक जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। नहीं, मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके फ्रेंड, तो ये तो था हमारे थोड़ा-सा एक इंट्रोडक्शन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊँ,
प्री डिफाइन की बात करूँ तो आप देखिएगा कि ये क्या है, ये प्रिंटफ की कॉलिंग है या फिर प्रिंटफ की डेफिनेशन है। तो आप कहेंगे सर ये तो प्रिंटफ की कॉलिंग है क्योंकि डेफिनेशन में तो ब्रैकेट आते हैं, बॉडी आती है। तो कहाँ कहीं आपको पूरे प्रोग्राम में दिख रही है प्रिंटफ की डेफिनेशन? नहीं, ये जो प्रिंटफ की डेफिनेशन है वो इस फाइल में लिखी गई है। ओके, और क्योंकि वो इस फाइल में ऑलरेडी गिवन है, आपने नहीं बनाई, उस फाइल को आपने जोड़ दिया और इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन। आप समझ गए फ्रेंड? तो अगर मैं आपको मोटा मोटा पूछूं या फिर समझाऊं तो हमारे इस प्रोग्राम में टोटल 3 फंक्शन हमने यूज में लिए हैं, मेन, हेलो और प्रिंटफ। मेन और हेलो ये दोनों यूजर डिफाइंड फंक्शन है क्योंकि इनकी बॉडी मैं बना रहा हूं और प्रिंटफ की बॉडी मैं नहीं बना रहा हूं, मैं इसको सिर्फ कॉल कर रहा हूं। ठीक है, तो प्रिंटफ क्या होगा, एक एक प्री डिफाइंड फंक्शन होगा। ठीक है, कॉलिंग तो हम लोग हेलो की भी कर रहे हैं, तो कॉलिंग के बेसिस पे नहीं कह रहा हूँ, आपको प्रिंटफ की डेफिनेशन देखनी है, प्रिंटफ की कर्ली ब्रेसेस देखने हैं, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं तो प्रिंटफ क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो इस फाइल में लिखा गया है। अगर आप प्रिंटफ को यूज नहीं करना चाहते तो इस लाइन का कोई भी सेंस नहीं बनता, आप इसको हटा दीजिएगा। ओके, क्योंकि ये केवल इसी के लिए ऐड की गई है, ये प्रोग्राम का कोई जरूरी एलिमेंट नहीं है। तो जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम बनाइए इसी का छोटा सा XYZ वाला कोई भी प्रोग्राम बनाइए, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले आंख बंद कर कर, चाहे प्रोग्राम कुछ भी दे दो उनको तो एक रूल है कि सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h लिखना है या conny.h लिखना है। अरे भाई क्यों लिखना है? अगर इस फाइल का मैं कोई फंक्शन यूज में नहीं कर रहा हूँ तो फाइल को मैं क्यों ऐड करूँ? क्यों मैं अपने प्रोग्राम को बल्कि बनाऊँ? ठीक है, तो हमें केवल वही हेडर फाइल जोड़नी होती है जिसके फंक्शन हम लोग काम में ले रहे हैं। अगर जैसे कि मैंने यहाँ पर CLS या काम में नहीं लिया तो मैंने कॉन्यो को भी नहीं ऐड किया है, सिंपल बात है, कहीं एरर भी नहीं है और मेरा प्रोग्राम भी लाइट वेट है। अगर आपने बेमतलब के, बिना किसी पर्पस के अगर आप हेडर फाइल जोड़ते गए तो उनका जो सारा कोड है वो मेरे प्रोग्राम में भी आ जाएगा और मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बल्कि प्रोग्राम ज़्यादा स्पेस भी लेता है और स्लो भी होते हैं। तो आप बिना पर्पस के या बिना किसी एम के बस आंख बंद करके सब कुछ ऐड करना है, ये मत कीजिएगा, ये बैड प्रोग्रामिंग मानी जाती है। तो इंटरव्यूअर उसका बहुत ध्यान रखता है इस चीज़ का कि आप जिस हेडर फाइल को यूज़ कर रहे हैं, क्या उसका वाक़ई में यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके फ्रेंड? तो ये तो हुआ हमारा रूल नंबर 9, जिसमें नहीं, रूल नंबर 8, सॉरी ये रूल नंबर 8 है। जिसमें हमने बात करी कि हमारे पास में फंक्शन के कितने टाइप पॉसिबल है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 9 की। बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत छोटा रूल है, बहुत ही क्विकली आपको समझ में आ जाएगा। ये रूल ये बताता है कि सी किस तरह की लैंग्वेज है। ठीक है, सी किस तरह की लैंग्वेज है, इस रूल में हम लोग वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड। तो सी किस तरह की लैंग्वेज है, तो हमने यहाँ लिखा है सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब ये केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कोई भी स्पेलिंग जो आप लिखते हो, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा ABC और मैं इसको कैपिटल में लिखता हूँ ABC, और अगर मैं इसको लिखता हूँ ABC या मैं इसको लिखता हूँ ABC, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लें, तो सी की नज़र में ये सब के सब अनइक्वल है, मतलब ये इसके बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर आपने कहीं भी ABC लिखा, इसका मतलब ये वाला ABC नहीं हो सकता क्योंकि केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब देखते हैं कि अगर ये स्मॉल में दे रखे हैं सारे के सारे, तो ये सब स्मॉल में ही होने चाहिए। इसका मतलब सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये जो ABC है वो इस वाले ABC से डिफर है, तो ये आपस में सभी एक दूसरे से डिफर है। मेरी बात समझ में आ रही है? केस एक होती है केस फ्री लैंग्वेज, तो ये जो प्रॉपर्टी वो कहलाती है केस सेंसिटिव। इसका मतलब वो केस का ध्यान रखता है, केस को भी चेक करता है कि केस छोटा बड़ा होगा तो अलग अलग मानेगा, अगर केस सेम है तो ठीक है, और छोटा बड़ा हुआ तो वो अलग अलग मानेगा। एक होता है केस फ्री लैंग्वेज, ठीक है, और काफी लोग उसको कहते हैं केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। ठीक है, दोनों वर्ड्स एक जैसे ही है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी लैंग्वेज जिसमें आप चाहे छोटा लिखें चाहे बड़ा लिखें, लैंग्वेज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वो दोनों बराबर माने जाते हैं, तो ये कहलाता है केस फ्री। पर मजे की बात तो ये है कि सी केस सेंसिटिव है, इसका मतलब सी में ये बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उसमें से एरर अगर आप देखना चाहिए तो देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, आपको बताना है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने एक फंक्शन लिखा है, सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिख रहा हूँ वॉइड मेन, मेन तो आएगा भैया। ठीक है, ये आगे मेरा मेन फंक्शन और ये आगे मेरा वॉइड हेलो फंक्शन। कुछ इंटरव्यूअर में या कुछ जो अपने जो होते हैं ना इंटरव्यू वगैरह या फिर ऑफ कैंपस होता है, उसमें क्वेश्चन आता है और पूछते हैं कि इसमें एरर बताइए या उसका आउटपुट बताइए।
तो सर जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट, वो देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है, मेन से हो रही है, हेलो पर जाएंगे, हेलो खत्म हो गया वापस आ जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह का प्रोग्राम चलेगा। लेकिन फ्रेंड इस प्रोग्राम में एक एरर है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो मेन की स्पेलिंग लिखी है यहाँ पर एक एरर है। वो एरर ये है कि एम कैपिटल है, सी के अंदर हमें जिस मेन से हम लोग शुरुआत करते हैं वो मेन क्या होता है, स्मॉल, क्या होता है, स्मॉल मेन, बट हमने यहाँ पे स्मॉल की जगह कैपिटल एम दे दिया, तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगी कि उसको मेन नहीं मिल रहा। जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग रन करने की कोशिश करेंगे तो एरर क्या आएगी कि इस प्रोग्राम में मेन नहीं है। आप कहेंगे सर मैंने तो दिया है, पर आपने दिया है लेकिन उसकी आपने क्या कर दिया, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो आपने बड़ा कर दिया एम, और बड़ा एम और छोटा एम अलग माने जाते हैं। तो यहाँ पर किसी भी तरह की एरर जो है आपको नहीं दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एरर है केस सेंसिटिव की वजह से, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको स्मॉल कर दूं तो रनिंग हमेशा स्मॉल मेन से होती है, ओके। अब ये समझ लीजिए रनिंग हमेशा स्मॉल मेन से होती है। अब इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है क्योंकि सी को जिस मेन से रन करना है वो मेन हमेशा स्मॉल होता है, आपने स्मॉल दे दिया है, ठीक है। तो ये एक जनरल एक प्रोग्राम है जो कि आपको दिया जाता है ये जानने के लिए कि आपको ये रूल पता है या नहीं पता है। तो आप जब इसको प्रोग्राम बनाएंगे तो काफ़ी स्टूडेंट की इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से गलती होती है, ओके। तो मैं एक और देता हूँ, चलो अभी एरर तो नहीं है। अब मैंने लिखा प्रिंट एफ, क्या लिखा फ्रेंड, प्रिंट एफ। आपको पता है कि इस प्रोग्राम में एरर है, वो एरर ये है कि जो प्रिंट एफ हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, तो वो छोटा पी होना चाहिए, पहली बात तो ये, ठीक है। और ये जो छोटा पी है तो आपको उसको छोटा पी भी लिखना पड़ेगा, उसकी फाइल भी ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि मैंने ये ऐड कर लिया है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मेरे पास ऊपर जगह नहीं है, हैश इंक्लूड stdio.h, तो यहाँ से जो प्रिंट एफ आ रहा है वो तो आ रहा है स्मॉल पी वाला प्रिंट एफ आ रहा है, और आपने कौन सा प्रिंट एफ लिखा, कैपिटल पी वाला, तभी भी इस प्रोग्राम में एरर रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये जो फंक्शन लिखा इस नाम का कोई फंक्शन है ही नहीं, बड़े पी से शुरुआत होने वाला कोई फंक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पर अगेन एक एरर है। तो केस सेंसिटिव का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं या उसको बनाते हैं। तो अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपके प्रोग्राम में कहीं भी एरर नहीं आएगी फ्रेंड। अब चलते हैं, हमारा लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है सी के कंपाइलर के रिगार्डिंग। देखते हैं वो रूल क्या कहते हैं उस रूल में। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं हमारे रूल नंबर 10 के, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा रूल है। तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा और ये सबसे कंफ्यूजिंग भी रहता है हमारे पास में। रूल नंबर 10 ये कहता है कि जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं, ठीक है, ये इनका जो लिखने का तरीका है वो वेरी करता है। आप समझिए मेरी बात, मतलब मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ और हो सकता है वो अगर प्रोग्राम आप सेम बनाए तो इट मे बी पॉसिबल कि एरर आ जाए, क्योंकि आपको थोड़ा बदल के लिखना पड़ेगा। आपको सर ये ऐसा क्यों होता है और क्या है ये प्रॉब्लम? तो फ्रेंड सी के जो कंपाइलर है ना, तो उन कंपाइलर पर जब प्रोग्राम को लिखा जाता है तो वो कंपाइलर टू कंपाइलर सिंटैक्स में कुछ चेंजेस होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि वो चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। इनिशियल लेवल पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो सी के कंपाइलर है हमारे पास में, वो जनरली 2 वेरिएंट में आपको कॉमनली मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे 3 वेरिएंट में भी आते हैं, बट हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि एक तो हमारे पास में है 16 बिट कंपाइलर, ठीक है। मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, कलर हम लोग रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास 16 बिट कंपाइलर, ठीक है। 16 बिट कंपाइलर वो कंपाइलर होते हैं जो 16 बिट पर काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल टर्बो, आपने अगर सुना होगा टर्बो C++, ये एक 16 बिट कंपाइलर है। तो जो प्रोग्राम आप लोग यहाँ लिखते हैं, जिस अंदाज में आप लोग यहाँ लिखते हैं, आप उसको किसी और कंपाइलर पर अगर चलाएंगे तो प्रोग्राम में एरर या कुछ इश्यूज आ सकते हैं। तो कंपाइलर याद रखना पड़ेगा हमें कि किस कंपाइलर में किस किस वे से लिखा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है इस ट्यूटोरियल के लिए, आपके लिए जानना कि जो कोड आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है वो कोड किस कंपाइलर के लिए लिखा जा रहा है। अगर आप वो सेम कंपाइलर लेंगे तो बिल्कुल इश्यू नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पढ़ाया कुछ और जा रहा है, आप किसी और कंपाइलर को यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा प्रोग्राम चल नहीं रहा है, ओके। तो ये आपको ये इश्यू आपको क्रिएट होगा, तो आप इसको थोड़ा सा एक बार ढंग से टैकल कीजिएगा, ओके। तो मैं कहता हूँ कि एक कंपाइलर तो ये हो गया, एक कंपाइलर आता है 32 बिट कंपाइलर, ठीक है। ये कंपाइलर जो है वो 32 बिट पर काम करते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ डेव C++ की, अगर आप ये कंपाइलर यूज कर रहे हैं तो ये 32 बिट कंपाइलर होते हैं। या फिर हम लोग बात करें कोड ब्लॉक की, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ कोड ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों कंपाइलर जो है वो 32 बिट के वेरिएंट में आपको मिलते हैं। हाँ, मार्केट में 64 बिट वाले कंपाइलर भी अवेलेबल है, लेकिन हम लोग इसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, ओके। तो हम लोग देखते हैं कि इस पर प्रोग्राम लिखना और इस पर प्रोग्राम लिखने में कुछ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा।
जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंसेस है वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वॉइड मेन। ओके फ्रेंड, मैं वॉइड मेन लिखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने लिखा वॉइड मेन। ओके, ये मेरा मेन फंक्शन है और यहाँ पर लिख दिया वॉइड हेलो। तो ये प्रोग्राम अगर आप टर्बो पर चला रहे हैं तो कोई भी इश्यू नहीं आएगा फ्रेंड, आप इसको इजीली कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत मेन से होगी, हेलो को कॉल किया, हेलो को चलाया, हेलो खत्म, फिर वापस मेन पर गया, मेन खत्म, प्रोग्राम फिनिश। लेकिन फ्रेंड जैसे ही ये कोड मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो एक इशू आएगा। ठीक है, सेम प्रोग्राम है, जैसे कि वॉइड हेलो, ठीक है, और ये आपका प्रोग्राम हो गया और यहाँ मैंने लिखा वॉइड मेन और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ। तो सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोई डिफरेंस नहीं किसी भी तरह का, लेकिन जब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ रन करता हूँ तो मेरे पास में इशू ये आता है कि मेन जो है वो वॉइड नहीं हो सकता। तो जब हम लोग कोड ब्लॉक पे काम करते हैं या जब हम लोग डेव सी प्लस काम करते हैं तो मेन हमेशा क्या रहता है, इंट रहता है। तो यहाँ पर इस वजह से एरर आ गई। ठीक है, तो अभी जितने भी हमने ये चीज़ पढ़ाई है आपको, है ना, इस तरह का अगर प्रोग्राम आपने बनाया या आपने अगर ये समझ लिया है तो इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है अगर आप टर्बो पर काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर मूवमेंट लोगे, इस तरह के कंपाइलर पर वर्क करोगे तो वहाँ पर कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, ये रूल कुछ वेरी होंगे और वो जो रूल वेरी हो रहे हैं वो समय के साथ में अपडेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग सी का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी पुराना वर्जन है और यहाँ पर जो सी का वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं वो लेटेस्ट सी के वर्जन होते हैं। तो जब सी के नए-नए वर्जन आते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। ओके, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है इंट। क्या लिखना पड़ता है? इंट। इसका मतलब मेन जो है वो जब अपना वर्क प्रॉपर्ली कर लेगा तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न में देगा। तो क्योंकि यहाँ पर इंट लिखा हुआ है तो हमें इसको रिटर्न भी करवाना पड़ेगा ना, तो हम लोग रिटर्न लिख सकते हैं 0। क्या लिख सकते हैं? 0। और ऐसा फिक्स नहीं है कि 0 ही लिखेंगे, यहाँ पर हम कई बार 1 भी लिखते हैं। तो 0 या 1 क्या करता है, कैसे होता है, ये सब बात की बात है। बट आपको बस यहाँ पे ये फोकस कीजिए फ्रेंड्स अभी इस समय के लिए कि आप जो कोड आप लोग यहाँ पर समझ रहे हो, वो सेम कोड आप किसी और कंपाइलर पर नहीं लिख रहे। सपोज़ करो मैंने आपको ये समझाया है, ठीक है? या फिर मैंने आपको ये समझाया है। ये समझाने के बाद में अगर आप इस कोड को ट्राई कर रहे हो इस पर, तो एरर तो आनी है, सीधी-सी बात है। तो आप इसको समझ लीजिएगा कि वो क्या है एक्चुअली में कहना चाह रहे हैं। बाकी सारे रूल सेम है, ऑलमोस्ट कुछ एक रूल में डिफरेंस आता है। वो पहला रूल तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने आपको जो भी रूल करवाए अभी, 10 के 10 जो रूल करवाए मैंने आपको, जिसके अंदर जो भी मैंने एग्ज़ाम्पल लिया, सब इस वेरिएंट के लिए था, ठीक है? हाँ, अगर आप 32 बिट पर चलाना चाहते हो कोड या मीन्स डेव सी प्लस प्लस पर चलाना चाहते हो या कोड ब्लॉक पर चलाना चाहते हो या फिर इक्लिप्स पर चलाना चाहते हो, तो बस इतना सा चेंज करना है कि आपको वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, मेन के आगे क्या लिखना पड़ेगा, इंट लिखना पड़ेगा और नीचे लिख दीजिएगा रिटर्न 0। तो सेम कॉन्सेप्ट है, रूल वही रहेगा। ये जो सी के रूल है वो चेंज नहीं हुए हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंटैक्स चेंज किया गया है सी का। ठीक है, रूल वही रहेगा कि सेम कॉलिंग होनी है, सेम डिक्लेरेशन का रूल आना है, सब कुछ सेम आना है। हेडर फाइल का रूल आएगा, सेम के सेम नंबर ऑफ फंक्शंस होते हैं, मेन का इंपॉर्टेंस बिल्कुल डिट्टो रूल वही है, रूल चेंज नहीं हो रहे हैं। सिर्फ फ़र्क एक चीज़ का आ रहा है कि यहाँ पर जो मेन है वो वॉइड भी हो सकता है और इंट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन होगा वो हमेशा इंट ही रहेगा। ये थोड़ा-सा एक छोटे से चेंजेस है। तो आप लोग थोड़ा-सा हम लोग पढ़ लेंगे कंपाइलर के बारे में और थोड़ा जान लेंगे तो हम लोग बताएँगे कि ऐसा वो आखिर वो क्यों करते हैं और इसमें ऐसा क्यों नहीं किया गया है पुराने वाले में। तो फ्रेंड ये बस ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि जब आप घर पर प्रैक्टिस करो, इस वीडियो को देखकर जब आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोड लिखा गया है, ये जो पूरा कोड है ये टर्बो के लिए सूटेबल था और ये जो कोड है वो डेव सी प्लस प्लस या कोड ब्लॉक या इक्लिप्स या जो लेटेस्ट 32 बिट कंपाइलर आता है उनके लिए था। हाँ, 64 बिट के भी आते हैं, ठीक है? वो इंडस्ट्री में हम लोग उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हम लोग कंपाइल टू कंपाइलर हमारा जो सी का प्रोग्राम है वो थोड़ा-सा वेरी करेगा, ठीक है? ये डिपेंड करता है हम लोग कौन-सा कंपाइलर काम में ले रहे हैं। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम लोग ये 10 रूल का ध्यान रखेंगे तो फ्रेंड आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप हर तरह का एक सी का प्रोग्राम ईज़िली बना सकते हैं, चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे वो 100 लाइन का हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपने सिर्फ बनाना सीखा है। अब क्या बनाना है और तो वो हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में कि अब बनाना क्या है ना? हमें एडिशन का प्रोग्राम बनाना है, हमें मल्टीप्लिकेशन बनाना है, हमें कोई बड़ी एप्लीकेशन बनानी है, हमें सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है, हमें एप्लीकेशन बनानी है। अब हम लोग बात करेंगे कि बनाना क्या है? पर हमने अभी तक जो पढ़ा है उससे हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोग्राम बनते कैसे हैं, ठीक है? तो कैसे बन सकते हैं और जितने भी प्रोग्राम हैं वो सब बना सकते हैं। और सबके मैंने आपको देखा होगा कि मैंने आपको बॉडी खाली छोड़ी थी क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ परफॉर्म नहीं करवाना था, हमें सिर्फ रूल समझने थे।
अब फ्यूचर में हमें बस यही रूल फॉलो करना है और हमें यहाँ पर बॉडी जो है हेलो की या मेन की, उसमें हम लोग कुछ लाइन्स लिखेंगे और वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर लेगा और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये आपको कहीं बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरे एक्सपीरियंस से बनाया हुआ एक टॉपिक है और आप मेरा बिलीव कीजिएगा, पिछले 12 सालों में जो मैंने सीखा है सी में, जो मैंने इंडस्ट्री से सीखा है, वो सभी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है? और अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए ईज़ीनेस बढ़ जाएगी, प्रोग्राम को याद नहीं करना पड़ेगा, प्रोग्राम को घोटना नहीं पड़ेगा। जो लोग घोटते हैं, प्रोग्राम को याद करते हैं, कितने याद कर सकते हैं? 100, 200, 500, 1000 बस। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो आपके पास में कोई भी रटा हुआ प्रोग्राम काम नहीं आएगा, तो उस समय आपको कुछ क्रिएट करना पड़ता है। तो क्रिएट करना आप लोग सीख जाएँगे और क्रिएट कैसे करते हैं, तो आपको बस ये रूल्स फॉलो करने हैं। मैं क्विकली आपको इस वीडियो के अंदर दोबारा एक बार रूल को याद करवा देता हूँ और समझा भी देता हूँ। तो रूल नंबर 1, सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब ये होता है कि सी ये कहता है कि जितनी भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं सी के थ्रू, आप फंक्शन बना के सॉल्व करेंगे। बिना फंक्शन के आप लोग कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, सी ये कहता है कि हर प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट एक फंक्शन तो ले ही लीजिए भाई, और मैक्सिमम कितने भी ले सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ले लीजिए, क्योंकि बिना फंक्शन में आपने कुछ भी लिखा तो सी कहेगा दिस इज एरर, मैं बिना फंक्शन का काम नहीं कर सकता, तो आपको एक फंक्शन तो एटलीस्ट लेना पड़ेगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि सी के हर प्रोग्राम के अंदर मेन नाम का फंक्शन होना जरूरी है। वो जो मेन नाम का फंक्शन होगा वो इसलिए जरूरी है क्योंकि सी का जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है, जो रनिंग शुरू होता है, एग्जीक्यूशन जो शुरू होता है, वो कहाँ से होता है? मेन से होता है। तो हम लोग कह सकते हैं मेन एक एंट्री पॉइंट है। तो अगर हमारे पास में 2 मेन है तो भी एरर है, क्योंकि 2 एंट्री पॉइंट हो गए, प्रोग्राम कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि किस में शुरुआत करनी है, तो डुप्लीकेसी की एरर आ सकती है। हाँ, अगर हमारे पास मेन नहीं है तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, रन ही नहीं होगा। तो सी के प्रोग्राम में एक्जेक्टली 1 मेन होना चाहिए, यही रूल नंबर 3 आपको समझाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 की। रूल नंबर 4 ये कहता है कि प्रोग्राम की शुरुआत मेन से होती है तो खत्म भी मेन पर ही होगा। ओके? रूल नंबर 5 ये कहता है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन आप लोग किसी भी तरह से नहीं लिख सकते। आप कॉलिंग कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड? इसका मतलब ध्यान से देखिएगा, तो मैं हेलो को कॉलिंग कर सकता हूँ यहाँ पर मेन के अंदर ना, ये थोड़ा मिट गया है। तो मेन के अंदर मैं कॉलिंग कर रहा हूँ, ये फंक्शन नहीं, ये कॉलिंग है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि सर आपने मना किया था कि फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं आएगा, तो आपने क्यों लिखा? ये फंक्शन नहीं है बेटा, फंक्शन ये है। ये सिर्फ कॉलिंग है, कॉलिंग आ सकती है। फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं आ सकता, मतलब एक फंक्शन की डेफिनेशन में दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन नहीं लिख सकते। आपका तो मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ यहाँ पर कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन नहीं लिखने का मतलब ये होता है कि आप उसको नहीं लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। मतलब मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है हाय, और मैं इसके अंदर दोबारा कोई फंक्शन लिख रहा हूँ, है ना? जैसे कि मैं लिखा वॉइड वॉइड हेलो, तो ये एक एरर है, ये एक एरर है जहां आप एक फंक्शन की डेफिनेशन में दूसरे फंक्शन की डेफिनेशन को लिख रहे हैं। लेकिन फ्रेंड यहाँ पर ये जो है ये डेफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ कॉलिंग है। तो फंक्शन में कॉलिंग तो आ सकती है लेकिन डेफिनेशन नहीं आ सकती, डेफिनेशन ये है। तो यही रूल नंबर 5 बताता है, और रूल नंबर 5 कहता है कि एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन नहीं आ सकता। फंक्शन जो होते हैं वो ब्लॉक के जैसे होते हैं, तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ सकता है, इस तरह से ब्लॉक आ सकता है, लेकिन अंदर ब्लॉक नहीं आ सकते। इसी वजह से रूल नंबर 5 की वजह से हम लोग कहते हैं सी एक ब्लॉक्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या आप उसको कह सकते हो सी एक ब्लॉक्ड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो ब्लॉक की फॉर्म में ही रहता है। अब आते हैं रूल नंबर 6 पर। रूल नंबर 6 कहता है कि अगर हमारे पास में फंक्शन कैसे लिखे जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर लिखे जाएंगे या नीचे लिखे जाएंगे। ओके, तो एक फंक्शन जब चलता है तो दूसरे को वो क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। इसे हम लोग कहते हैं फंक्शन कॉलिंग। जब कॉलिंग करते हैं फ्रेंड तो हमें सिर्फ नाम देते हैं, पैरेंथेसिस और पैरामीटर। पैरामीटर आएगा और नहीं भी आ सकता, ये डिपेंड करता है डेफिनेशन क्या है। फिर हमने बात की थी 7 नंबर रूल की, जिसका मतलब था डिक्लेरेशन रूल। डिक्लेरेशन रूल कभी जरूरत होती, कभी जरूरत नहीं होती, वो मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया था, आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा। तो डिक्लेरेशन भी बहुत ज़रूरी होता है कई बार, और आपको अगर नहीं भी पता है तो आप डिक्लेरेशन लिख लीजिएगा, फिर आप लोग फ्री हो जाएंगे कि आपको प्रोग्राम में एरर आएगी कि नहीं आएगी। रूल नंबर 8 जो है वो बात करता है फंक्शन के टाइप की। तो 2 तरह के फंक्शन होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जिसकी डेफिनेशन या जिसका स्कोप या जिसके अंदर स्टेटमेंट मैं लिखता हूँ, और फिर उसको हम लोग कॉल भी करते हैं। और ऐसे फंक्शन जिसकी डेफिनेशन ऑलरेडी गिवन है, हमें सिर्फ इसको कॉल करना है। तो आप कहेंगे सर ऐसे फंक्शन कहलाएंगे प्रीडिफाइंड फंक्शन, और जो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है तो कहीं ना कहीं लिखे होंगे, और जिस फाइल में उनकी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग कहते हैं हेडर फाइल। तो प्रोग्राम में इसको अगर हम लोग प्रीडिफाइंड को कॉल कर रहे हैं तो उसको जो फाइल है उसको ऐड करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड। ठीक है, फिर रूल नंबर 9 की बात करी थी। रूल नंबर 9 में ये कहता है कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब सी में छोटे और कैपिटल और स्मॉल लेटर को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। और रूल नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कहता है कि आपके जो प्रोग्राम लिखने का तरीका है वो कंपाइलर वेरी कर सकता है।
मे बी पॉसिबल मैं जो आपको यहाँ पर प्रोग्राम बना रहा हूँ आप घर पर ट्राई करो, एरर आ सकती है। आप कहोगे सर एरर कहाँ आ रही है? तो एरर वो 10th रूल की वजह से आ सकती है, क्योंकि हो सकता है मैं किस कंपाइलर पर जो बना रहा हूँ वो आपने सेम कंपाइलर नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है आपके एरर आ सकती है। ओके, तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो इस ट्यूटोरियल में आपको सिखा रहे हैं, इस सीरीज में आपको जो सिखा रहे हैं, और जिस कंपाइलर पर मैं वर्क कर रहा हूँ आपको वो सेम कंपाइलर पर आप उसको यूज कीजिएगा। अगर आपने कोई दूसरा कंपाइलर यूज किया तो मे बी पॉसिबल कि एरर आने के चांस रहेंगे। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास 10 रूल जिससे आप लोग प्रोग्राम बनाना इजीली सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। इस वीडियो को हम लोग केवल यहीं फिनिश करते हैं और आगे आने वाले टॉपिक में और बेहतरीन चीज़ें देखते हैं। अब तक के लिए थैंक यू।